जब मैं पहुंचा वाल्मीकि नगर, एक सच्ची घटना। दोस्तों, मैनाटार टू मुंबई सीरीज में मेरी अगली कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। आप इसे कहानी समझें, मेरी आप बीती समझें, कोई लेख या संस्मरण समझकर या कुछ भी समझकर इसे सुनकर आनंद लें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 1980 में स्टेट बैंक की मेरी पहली पोस्टिंग बिहार के बेतिया जिले के एक रिमोट गांव मैनाटाड़ में हुई थी और रिटायरमेंट 2019 में कॉरपोरेट सेंटर मुंबई से। चूंकि मेरा मन मैनाटाड़ में लगता नहीं था, इसलिए मैं प्रत्येक शनिवार को 2:30 बजे बैंक बंद करके निकल जाता था और रविवार मैनाटाड़ से बाहर अगल बगल किसी मित्र के यहाँ बिताता था और सोमवार की सुबह मैनाटाड़ वापस पहुंच जाता था। एक शनिवार में दोपहर में मैनाटाड़ से बेतिया आ गया, फिर बेतिया से बगहा के लिए बस में बैठ गया। बगहा में मेरे मित्र के जीजाजी ब्लॉक में डॉक्टर थे, उन्हीं से मिलने चल दिया। बस शाम तक बगहा पहुंच गई। वहां पर कंडक्टर चिल्ला रहा था, भैंसा लोटन भैंसा लोटन। पता चला वाल्मीकि नगर को ही भैंसा लोटन कहते हैं। फिर मैंने पूछा बस कहाँ तक जाएगी, तो पता चला वाल्मीकि नगर तक जाएगी और फिर यही बस 1 घंटे बाद वापस बगहा आ जाएगी। मैंने वाल्मीकि नगर जाने का मन बना लिया। मैंने सोचा थोड़ा घूम फिर कर वहां से इसी बस में वापस बगहा लौट आऊंगा। यूं ही बिना कारण घूमना था तो कहीं भी चले जाना था, सो मैंने आगे का टिकट ले लिया। मगर बस कुछ दूर जाने के बाद खराब हो गई। उस बस के ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी सभी मिस्त्री भी थे, यानी कि मिस्त्री भी साथ था उस बस के। सो उसमें कुछ करके उसे ठीक ठाक कर दिया। बस फिर आगे बढ़ी, लेकिन तब तक देर ज़्यादा हो गई थी और अंधियारा भी छाने लगा था और बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। बस घने जंगलों के बीचों बीच बने तारकोल की काली सड़क पर अपनी निर्बाध गति से बढ़ती जा रही थी। लोग बाग डाकू फूलन देवी की बातें कर रहे थे। सुनने में आया था कि उन दिनों डाकू फूलन देवी बगहा के जंगल में ही अपना ठिकाना बनाए हुई थी। मैं भी डरा डरा बस की हेडलाइट में सड़क को देख रहा था कि अचानक एक चमकती हुई सी चीज सड़क के एक तरफ से जंगल से निकलकर छलांग लगाकर दूसरी तरफ भाग गई। मैंने चौंक कर बगल वाले आदमी को देखा। उसने हंसकर कहा हिरन था। मैंने पहली बार इतना चमकदार चितकबरे हिरन, चमड़ी वाले हिरन को देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी तो शेर भी दिख जाता है, लेकिन अभी शेर से ज्यादा फूलन का डर है। मैं भी डर गया। वाल्मीकि नगर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। मैंने कंडक्टर से पूछा बस कितनी देर में वापस बगहा लौटेगी, तो कंडक्टर ने कहा अब ये सुबह 8-9 बजे वापस जाएगी। देर हो जाने की वजह से और बारिश की वजह से भी कोई पैसेंजर नहीं है वापस बगहा जाने वाला। अब तो मैं बुरी तरह फंस गया। रात होने को थी, मगर वहाँ चारों तरफ लाइट्स जल रही थी, स्ट्रीट लैंप भी जगमगा रहे थे। मैंने कहा वाह, यहाँ तो बिजली भी है। मैंने वहाँ खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था कैसे है, तो उसने बताया कि वहाँ नेपाल से आने वाली त्रिवेणी नहर पर भारत सरकार का बांध बनाया हुआ है। यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, तो यहाँ हमेशा बिजली रहती है। जब मैं बस से उतरा तो हल्की बारिश हो रही थी। मैंने सोचा अब कहाँ जाएं। मैंने लोगों से पूछा कोई रहने की व्यवस्था, होटल या धर्मशाला वगैरह हो यहाँ कहीं, तो मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं वापस बगहा भी नहीं लौट सकता था। मैंने पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि सरकारी पदाधिकारी लोग यहाँ आते हैं तो डाक बंगला में ठहरते हैं। मैंने सोचा डाक बंगला के चौकीदार को कुछ पैसे दे दूंगा तो वो मुझे रहने की व्यवस्था कर देगा। फिर मैंने स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक के बारे में पूछा तो एक सज्जन मुझे एक क्वार्टर के पास लाकर छोड़ दिए, जो बगल में ही था। वहाँ सरकारी क्वार्टर में शाखा प्रबंधक को आवास दिया जाता था। मैंने गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया और अहाता पार करते हुए बरामदे में आ गया। मुख्य दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैंने कहा जी मैं ब्रजमोहन स्टेट बैंक मैनाटाड़ से आया हूँ। दरवाजा खुला और मेरी ओर आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने पूछा, मैनाटाड़ से यहाँ क्या कोई ऑफिशियल काम से? मैंने कहा नहीं, बस यूं ही संडे गुजारने। प्लीज़ आप डाक बंगला में मेरा रहने का इंतजाम करवा दीजिए। वो हंस दिए, बोले अरे डाक बंगला को साफ सफाई करवाने में ही आधी रात बीत जाएगी, आप यहीं मेरे यहाँ रुक जाइए। आप पटना के रहने वाले हैं ना? मैंने आश्चर्य से हाँ कहा। उन्होंने बताया कि वे भी पटना के ही हैं। मुझे
आपके ब्रांच मैनेजर ने जोनल ऑफिस में हुए एक मीटिंग में बताया था कि आपके पटना का एक लड़का हमारे यहाँ है, लेकिन इतनी रात में आप क्यों आए हैं? यहाँ तो डाकू फूलन देवी का हड़कंप मचा हुआ है। मैंने बताया बस खराब हो जाने के कारण देर हो गई। मैंने सोचा था थोड़ा घूम घाम कर शाम की लास्ट बस से लौट जाऊंगा बगहा, मगर आने में इतनी देर हो गई तो वो बस भी कैंसिल हो गई। खैर उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए मेरे शाखा प्रबंधक का नाम पूछा और आश्वस्त हो गए कि मैं सही आदमी हूँ, मतलब एसबीआई का ही स्टाफ हूँ। तो रात का खाना उन्हीं के साथ खाया और मेरे लिए सोने की व्यवस्था भी वहीं पर कर दी गई। बिजली तो 24 घंटे वाली थी, तो कोई चिंता नहीं। आराम से सोकर उठा और चाय नाश्ता करके तैयार हो गया। मैनेजर साहब ने ड्राइवर को बुलवा लिया था, वो बैंक के जीप लेकर आ गया था। मैनेजर साहब ने उसे बता दिया था कि मैं पटना का हूँ और मुझे वाल्मीकि आश्रम दिखा लाए और नदी के उस पार नेपाल में त्रिवेणी बाजार से भी घुमा लाए। उन्होंने दोपहर तक आ जाने को कहा ताकि साथ में खाना खा सकें, मगर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं घूम फिर कर वापस बघाल चला जाऊंगा। मैंने उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनसे विदा ले ली। ड्राइवर मुझे लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। बीच जंगल में वाल्मीकि आश्रम था। ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम था जहाँ सीता जी उनके यहाँ रहती थी। मैं बहुत उत्साहित था कि मैं आज ऋषि वाल्मीकि, जो कभी डाकू रत्नाकर थे, उनका आश्रम देखूंगा। मगर ड्राइवर ने कहा सर अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है, डाकू फूलन देवी का गैंग इसी जंगल में है। मैंने कहा यार डाकू फूलन देवी को हमसे क्या प्रॉब्लम होगा, चलो। वो बोला जीप को देखकर कहीं वे लोग पुलिस वाला समझकर हम लोगों पर हमला ना बोल दें, बहुत खतरनाक गैंग है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा स्टेट बैंक लिखा हुआ है आगे, कुछ नहीं होगा, चलो। वो बड़े अनमने ढंग से तैयार तो हो गया और आगे भी बढ़ा। मैं समझ रहा था कि आज छुट्टी के दिन उसे मेरी वजह से काम करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उसने एक नया बहाना बनाया। सर कल बहुत बारिश हुई है, रास्ते में कीचड़ हो गया होगा और कच्ची सड़क है, कहीं गाड़ी फंस गई तो वापस भी नहीं आ सकेंगे। मैं समझ गया ये जाने वाला नहीं है। सच पूछिए तो ये बात उसकी मुझे भी सही लगी। मैंने भी वहीं से वाल्मीकि जी को और सीता मैया को प्रणाम किया और उसे वापस चलकर नेपाल में त्रिवेणी बाजार में छोड़ देने को कहा। वो बहुत खुश हो गया। त्रिवेणी बाजार में मैंने पहले तो कुछ खरीदारी की, उसके बाद त्रिवेणी नदी में स्नान किया। मेरे एक छोटे से बैग में टॉवेल हमेशा रहता था। दो पहाड़ों के बीच से निकलती नदी बहुत खूबसूरत लुक दे रही थी, सो मैंने गिरे टॉवेल को हाथ में लिया और एक रिक्शा वाले को नेपाल से इंडिया में वाल्मीकि नगर बस स्टैंड पहुंचाने के लिए राजी किया। मैं रिक्शा पर बैठकर एक पाँव उठाकर दूसरे पाँव पर रख लिया और गोद में टॉवल को रखकर सुखाने लगा। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए मैंने बांध के ऊपर से विदेश से अपने देश में कदम रखा, मगर जैसे ही मैंने दूसरा कदम नीचे उतारा तो देखा एक जूता नदारद था, यानी रास्ते में कहीं गिर गया था। अब क्या करें, संडे की वजह से वहाँ पर कोई दुकान भी नहीं खुली थी। अभी क्या खाली पैर बगहा चला जाऊं? मगर फिर याद आया जीजा जी बहुत चिढ़ाएंगे, वो तो ऐसे ही मुझे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और खाली पैर देखकर तो और भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे तो उनसे मजाक का रिश्ता था ही, मगर खाली पैर, अरे नहीं। मैंने रिक्शा वाले से एक बार फिर वापस विदेश भ्रमण कराने को कहा। एक जूता को लेके कोई जाएगा नहीं, और अगर ले भी लेगा तो त्रिवेणी बाजार में दुकान खुल चुकी है, वहां से नई चप्पल खरीद लूंगा। मगर कुछ दूर जाने के बाद ही मेरा जूता बीच सड़क पर दिख गया, जो विदेशी सड़क पर आन बान और शान के साथ पड़ा हुआ था। रिक्शा वाले ने देखा तो रिक्शा रोक कर और दौड़ कर जाकर जूता उठा लाया। मैं हंसने लगा, मेरा दो बार विदेश भ्रमण हो गया था। बस स्टैंड आकर मैं बस में बैठ गया। पूछने पर पता चला जब सवारी भर जाएगी तब बस खुलेगी। मैं चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर देखने लगा। इतना सुंदर दृश्य लग रहा था, दो पहाड़ जैसे एक जगह मिल रहे हों और बीच से नदी निकलती हुई दिखाई देती थी। ऐसी जगह को सरकार अगर थोड़ा डेवलप करवा दे तो टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। और करीब आधे घंटे बाद बस खुली और मैं बगहा स्टैंड पर उतरकर जीजा जी के यहाँ चला गया। वहाँ दीदी और जीजा जी मेरा कल से ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हर महीने के दूसरे या तीसरे शनिवार को मैं पहुँच ही जाता था। मैंने कल की घटना उन्हें विस्तार पूर्वक बताई। उन लोगों ने भी मेरी कहानी को एंजॉय किया। जय श्री कृष्णा।